तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन का सेट नंबर 18 होने वाला है 17 सितंबर। शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्यूशन हम करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया कि 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर डायमेंशंस वाला एक क्यूबॉइड है जिसमें सबसे लंबा लेंथ का डायगोनल है, उसकी लेंथ हमें बताना है। ठीक है, तो किसी भी क्यूबॉइड में जो सबसे बड़ी रॉड रख सकते हैं या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, डायगोनल डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी तीनों साइड के स्क्वायर का सम का अंडर रूट। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे लंबी रखी जाने वाली रॉड की लेंथ बता दो, तो सेम ही बात है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो 1.2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 2 के बाद पॉइंट यानी 1.44 प्लस फिर है 13 का स्क्वायर यानी 1.69, फिर है 15 का स्क्वायर यानी 2.25। अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो 5 और 9 14 और 4 18, एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, फिर एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 4 4 1 5, ये आ रहा है 5.38 का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से बना लो, ज़्यादा बेटर है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो देखो यहाँ पे है 2.222। अगर 2.2 या मैं इसको 22 समझूँ तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 484 आता है। 23 का कितना आता है, 529, 22 का वही 484 और 23 का यहाँ पे 529। हमारा जो नंबर है वो है 5.38, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता 4.84, यानी ये दो ऑप्शन तो हट गए। अभी कंफ्यूजन ये है कि या तो अपना ऑप्शन 2 होगा या 4 होगा। देखो यहाँ पे 2.35 लिखा है, यहाँ पे 2.32 लिखा है, तो वेरीफाई कर लेते हैं ना किसी एक ऑप्शन को। और यहाँ पे एक्चुअली 2.35 लिखा है तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 2.35 का स्क्वायर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हो, इसको 2.35 मान लो या 235 मान लो, पॉइंट बाद में लगा देना, लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर 25 और इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई यानी 23 गुणा 24, तो ये कितना आ जाएगा, 23 चौके 92, 9 कैरी और 23 दूनी 46, 46 और 9 55, यानी यहाँ पे था 2 और 2 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 5.52 आ रहा है, जबकि ये था 5.38, तो 5.52 तो ज़्यादा हो गया ना, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो पाएगा, दैट इज 2.32 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। बाकी स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन का हेल्प ले लिया करो, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट सवाल है, x इंटीजर है और x प्लस 1/x, दिस देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। वैसे तो देखो x प्लस 1/x पूछा है और x माइनस 1/x आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन जो ये नंबर्स है ना, इसको देख के भी आपको कुछ समझ आना चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 8 64, फिर बचेगा कितना, 1/8। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये x लिखा है और फिर 1/x लिखा है, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 है तो हमें क्या निकालना है, 8 माइनस 1/8, तो 64 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 63/8। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि x प्लस 1/x अपन को गिवन है और x माइनस 1/x निकालना है, तो क्या करेंगे, चूंकि बोला गया कि एक इंटीजर वैल्यू है और सारे ऑप्शन पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी 65/8 का होल स्क्वायर और माइनस करोगे 4। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इजीली आप यहाँ पे 8 प्लस 1/8 कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, एक्चुअली पहले भी ये कई बार आ चुका है सवाल, तो देख के आपको इजीली समझ भी जाना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि प्रीवियस ईयर लगाओ, तो आप लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है। एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ 6 और 12 है और थर्ड लेंथ x है, तो पूछ रहा है कि x से कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल की कोई साइड है, अदर 2 साइड का डिफरेंस और बाकी 2 साइड के सम के बीच में होती है। यानी मैं कह सकता हूँ जो x की वैल्यू है वो 12 माइनस 6 6 और 12 और 6 18, यानी 6 से और 18 के बीच में होगी। देखो इनके बीच में होगी, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इंटीजर वैल्यू है। अगर इनको इंक्लूड नहीं करना है और मुझे x की वैल्यू निकालने की कितने मान पॉसिबल होंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब इंक्लूड नहीं करना है तो दोनों का डिफरेंस लो, अगर इंक्लूड नहीं करना है तो एक बार -1 और करो, अगर इंक्लूड करना है तो +1 करते हैं। तो 18 माइनस 6 12 और 12 माइनस 1 11, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है, अरविंद और चेतन है जो साइमल्टेनियसली रनिंग करते हैं सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में एक सर्कुलर ट्रैक पर। ठीक है, लेंथ है सर्कुलर ट्रैक के 210। अरविंद को 180 सेकंड लगते हैं कंप्लीट एक राउंड पूरा करने में, जबकि चेतन को 420 सेकंड लगते हैं। देखो 180 सेकंड लग रहे हैं, मैं इसको ऐसे बोल दूं कि 3 मिनट लग रहे हैं। 420 सेकंड लग रहे हैं, मैं ऐसे बोल दूं 7 मिनट लग रहे हैं। बोला गया कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बोलता हूँ 2 तरह के बनते हैं, कि एक तो वो पहली बार कब मिलेंगे
तो आप क्या करोगे, सिंपली डिस्टेंस लिखोगे और दोनों की जो स्पीड है अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस। लेकिन दूसरा सवाल ये बनता है स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, और जब भी ऐसा सवाल आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे तो हम अलग अलग टाइम निकालेंगे दोनों का। क्योंकि यहाँ पे टाइम दे दिया डायरेक्टली, एक को लगता है 3 मिनट, दूसरे को लगता है 7 मिनट। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर हमसे पूछे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो टाइम निकालने के बाद इनका हम लेते हैं एलसीएम, यानी 3 और 7 का एलसीएम। 3 और 7 का एलसीएम क्या जाएगा, 21 मिनट। तो डायरेक्ट हो जाएगा ये इजीली। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, फॉर सी द लो रेट ऑफ शेयर आर लेस देन द एवरेज ऑफ द लो रेट ऑफ द शेयर ऑफ द सेम कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोल रहा है, सी के लिए जो लो रेट है लेस देन है, किससे लेस देन है, एवरेज ऑफ द लो रेट ऑफ शेयर्स। देखो सी यहाँ पे अपने, और हमें लो रेट वालों का एवरेज चाहिए, यानी 175, 180 और 185। तो जो लो रेट वाले हैं उनका अगर मैं एवरेज निकालूं तो मैं एवरेज मान लेता हूं, यहाँ पे डेविएशन ही लगा देते हैं कि 175 मैंने एवरेज मान लिया। डेविएशन कितने का आएगा, 5 का यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कितने का आएगा, 10 का, यानी 15 का डेविएशन आया। और ये कितने नंबर में बटेगा, 1 2 3 में, यानी ये आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 180। तो एवरेज 180 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिटी, सी के लिए कौन सी ऐसी सिटी है जो शेयर है उसका वो लेस देन है एवरेज से, यानी जो वैल्यू होनी चाहिए वो एवरेज मतलब 180 से भी लेस होनी चाहिए। अब देख लो लो वालों का 180 से लेस कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो 185 है, यहाँ पे 180 है, जबकि हमें 180 से लेस चाहिए, तो यहीं पे नजर आ रहा है 175। ये एवरेज से लेस है, तो एवरेज से लेस है और किस सिटी में है, हैदराबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, सेम सवाल यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि P एक डिजिट है और इस तरीके से है कि 6954P डिविजिबल है अपना किस्सा 11 से। अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो आपको पता है कि इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। चूंकि ये 5 डिजिट का नंबर है, मैं 0 लगा के इसको 6 डिजिट का बना लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इवन ऑड पे डिफरेंस लेते हैं। इसको ही मैं इस तरीके से बताता हूँ कि एक डायरेक्शन में डिफरेंस ले लो, तो 6 - 0 6, फिर 5 - 9 तो -4, फिर P - 4, क्या आ जाएगा, P - 4। तो ये हो जाएगा P माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस का 8 और प्लस का 6, तो माइनस का 2, यानी P - 2 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो P की आप वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, P बराबर 2 लेंगे हम, जिससे 0 बन जाएगा और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है कि इन ए बैंक 6% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डिपॉजिट ऑफ अमाउंट। ठीक है, एक बैंक में 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है। बैंक है सेम पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रही है, जिससे वो 30,000 रुपये प्रॉफिट कमा रही है। कितने रुपए पर, 3 लाख पर। अगर 3 लाख पर 30,000 का प्रॉफिट कमा रही है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो रेट है अपनी, वो रेट कह लो या फिर प्रॉफिट कह लो, कितना हो जाएगा, 10%। 30,000 है, वो 3 लाख का कितना होता है, 10%। तो यहाँ पे 10% के हिसाब से इसको पैसा मिल रहा है। पूछ रहा है कि उसकी जो फाइनल अर्निंग क्या होगी, किसकी, बैंक की, अगर टोटल वो 60 लाख रुपए डिपॉजिट करती है। देखो रेट है बैंक को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में लगाने के बाद 6%, जबकि बैंक जो इंटरेस्ट दे रही है वो सिर्फ 6% दे रही है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो ये 4% प्रॉफिट हो रहा है, ये किसको हो रहा है, बैंक को हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है अगर हम टोटल 60 लाख डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा बैंक का, तो 60 लाख का कितना हो जाएगा, 4%। 60 लाख का 4% मतलब 2.4 लाख। 2.4 लाख यानी ऑप्शन नंबर 3। इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट वाज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट पर ईयर दैट द फैक्ट्री हैड पेइंग ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। एक्सपोर्ट का, सॉरी क्या पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर का क्या पूछ रहा है हमसे, एवरेज पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा है वो क्या है, ये वाला है। तो इन सब का क्या पूछा गया है हमसे, एवरेज पूछा गया है। तो सबको जोड़ दो, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 3 23, 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 6 20, यानी 203। कितना साल है ये, 4 साल, यानी 4 से डिवाइड कर दो। अगर ये 200 होता तो 50 हो जाता, लेकिन 3/4 और है, और 3/4 0.75 होता है, यानी ये हो जाएगा 50.75। 50.75 यानी ऑप्शन 3। सेम क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है। बोला गया कोसेक एक्स की वैल्यू ये है, देन इसकी वैल्यू चाहिए। देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, या अगर इंग्लिश में कहते हो तो इसको हाइपोटेनस और इसको परपेंडिकुलर। ये क्या है 5 और ये हो जाएगा 4। तो आधार कह लो या फिर बेस कह लो, वो क्या हो जाएगा 3, यानी तीनों साइड अपने पास आ चुकी है। हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5 इंटू, देखो कोसेक एक्स गिवन है और यहाँ पे साइन एक्स है, तो इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट 4/5 और स्क्वायर और करेंगे तो 16/25 प्लस 8 इंटू कॉट एक्स क्या होता है
आधार बटे लंब और उसका स्क्वायर, आधार 3 है 3 का स्क्वायर 9, लंब 4 है 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 27 इंटू, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स अगर 16 बटे 9 है, 9 बटे 16 है तो ये उल्टा हो जाएगा 16 बटे 9 माइनस 125 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस होता है आधार बटे करण और उसका स्क्वायर, आधार 3 है 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेनस 5 है 5 का स्क्वायर 25। बस इसको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 टाइम और ये 2 टाइम, यहाँ से ये 9 से 3 टाइम और 25 से ये कितना टाइम 5 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 9 बटे 2। ठीक है, चलो 9 बटे 2 ही रहने देते हैं अभी इसको, डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आएगा 16 3 48 माइनस 5 नाम 45, तो यहाँ पे आ गया 3 और एलसीएम लूंगा तो 16 दूनी 32, 32 और 9 41 हो जाएगा और ये 2 और नीचे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 6। कुछ गड़बड़ की है क्या? अच्छा, थोड़ी सी मिस्टेक हमने यहाँ पे की है, यहाँ पे ये 16/5 था, यहाँ पे ये 5 था, तो एलसीएम आएगा 10। 10 में 5 का भाग दूंगा तो 2 टाइम, तो 16 दूनी 32 तो ये हो जाएगा, प्लस 10 में 2 का भाग दूंगा तो 5 टाइम और 5 नाम 45 होगा ये, और 5 दूनी 10 आएगा नीचे और 3 यहाँ पे था तो ये 30 हो जाएगा। 40 30 70 और 77, 77 बटे 30 आएगा ये, 77 बटे 30 यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है 42 रुपये पर लीटर का मिल्क है, 25 रुपये पर लीटर का मिक्स, 42 लीटर मिल्क है 25 रुपये पर लीटर का। ठीक है, इसको मिक्स किया जाता है 28 लीटर मिल्क के साथ 40 रुपये पर लीटर के साथ, तो एवरेज प्राइस क्या होगा? सिंपली इनका रेशियो ले लो, 7 चौके 28 या 14 से काट लेते हैं, 14 दूनी 28 और 14 3 42, यानी 3 रेशियो 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। हमसे एवरेज प्राइस पूछा है तो डेविएशन लगा देते हैं। मैंने मान लिया कि एवरेज प्राइस क्या था 25 ही था, अब डेविएशन देखो कितने का आया है, यहाँ पे 40 है। ठीक है, ये 40 रुपये पर लीटर था, तो डेविएशन कितने का है 15 का, और इसके रेस्पेक्ट में रेशियो कितना है 2, इसको डिवाइड करते हैं 2 और 3 5 में, तो 5 3 15, 3 दूनी 6, 25 और 6 कितना आ जाएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम इस तरीके से, जिसका नाम हो गया ABC। D क्या है? मिड पॉइंट है BC का, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट D मान लिया जो मिड पॉइंट है BC का, और DL परपेंडिकुलर है AB पर, AB पर परपेंडिकुलर है। देखो ये मिड पॉइंट है और DL यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस तरीके से, एंड DM परपेंडिकुलर है AC पर, और AC पर एक और परपेंडिकुलर हमने डाल दिया दैट इज DM, और बोल दिया कि DL और DM बराबर है, DL की वैल्यू और DM की वैल्यू बराबर है, तो बोल रहा है कि जो ट्राइंगल है वो कौन सा होगा। देखो यहाँ पे जो अपना पॉइंट D था वो क्या था? मिड पॉइंट था, यानी यहाँ पे ये हो गया अपना, ये अपना मिड पॉइंट है। और किसी भी ट्राइंगल में ये ध्यान रखना, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप मिड पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर डाल रहे हो, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, वो भी आपस में बराबर है, तो जो ट्राइंगल है अपना वो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा अगर मिड पॉइंट है, ये जो अपना मिड पॉइंट है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो बाकी 2 साइड्स पर, और वो भी आपस में क्या हो? बराबर हो, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है, द मार्क प्राइस ऑफ टीवी इज दिस इफ द डीलर अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस एंड दिस, तो टीवी का जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा? देखो 18,500 रुपए की टीवी है, 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक दे रहा है कितना 20%, 20% होता है 1/5, तो कितने में बेचेगा 4/5 में। दूसरा 5% का डिस्काउंट है, 5% 1/20 होता है, तो कितने में बेचेगा 19/20 में। 20 और 5 100 होते हैं, 100 का मतलब ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 चौके 36 यानी 6 6 पंजे 30, यूनिट डिजिट 0 आएगा सब में ही है, कोई नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 से पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 19 5 95 9 कैरी और 19 अंठे होते हैं 152, 152 और 9 161, 16 कैरी और 19 से कम 19, 19 और 16 कितने हो जाएंगे 35, 35 15 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और तो देखो 3500 का 4 गुना कितना हो जाएगा 14,000, और 15 का 4 गुना 60, और यानी ये हो जाएगा 14,060। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। बोला गया है कि अजय स्पेंड करता है 66.2/3% अपनी इनकम का, 66 2/3% होता कितना है? ये होता है 2/3, यानी आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर 3 में उसकी इनकम मान लूं जिसमें 2 वो खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है? सिर्फ 1 यूनिट। आगे क्या बोला है हमसे? अगर उसकी इनकम 25% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाए, देखो 25% बढ़ रहा है, 3 का 25, सिर्फ हम बढ़ी हुई चीजों पर काम करेंगे, मैंने हमेशा आपको बोला है 25% इनकम बढ़ गई, 3 का 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4, यानी 3/4 आ जाएगा, 3/4 मतलब 0.75।
और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 20%। 20% होता है 1/5, यानी ये 2 का 1/5, तो 2/5 का मतलब होता है 0.4। टोटल इनकम 0.75 बढ़ा है, जिसमें 0.4 एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो सेविंग, बाकी सेविंग रही होगी, यानी 0.35 सेविंग बढ़ी है। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में कितना बढ़ा है, तो 0.35 बढ़ा है 1 पर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो मैं कह सकता हूँ कि 35% इसकी सेविंग इंक्रीज हो गई, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोला गया अपने पास एक फंक्शन है, ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल डायरेक्टली विद x एंड इनवर्सली विद y। ठीक है, एक फंक्शन f है जो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो f इज प्रोपोर्शनल टू x, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, यानी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। डिटरमाइन x बराबर 5 y बराबर 3। हमें फंक्शन को डिटरमाइन करना है जब x बराबर 5 और y बराबर 3 हो। गिवन दैट जब x बराबर 0 है तब y बराबर 1 है एंड f की वैल्यू 15 है। एक कंडीशन तो ये गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, जब x बराबर 1 है y बराबर 15 है तब f बराबर क्या है अपने पास 2 है। अब देखो इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंट पॉइंट ये है, जनरली जब हम इस टाइप के दो फंक्शन को कंबाइन करते हैं ना, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इनको, f इज प्रोपोर्शनल टू x अपॉन y। लेकिन जब आप ऐसा लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा f बराबर कोई कांस्टेंट के लोगे इनटू x अपॉन y। ठीक है, यहाँ पे जब आप x और y की वैल्यू रखोगे कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग, तो k की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये दूसरी कंडीशन तो यूज होगी नहीं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, इसकी जगह इसको हम प्लस करके लिख सकते हैं, यानी f बराबर इस तरीके से मान लो कि इसको जब हटाओगे तो एक कांस्टेंट k1 आएगा, k1x, इसको हटाओगे तो एक दूसरा कांस्टेंट k2 आएगा, k2 अपन y। इस तरीके से लेना पड़ेगा वरना ये सवाल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि f की वैल्यू 15 है। ठीक है, k1 इंटू एक्स, जब x क्या है 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस k2 अपन y, y कितना है 1, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, यानी मैं कह सकता हूँ k2 की वैल्यू 15 आ गई। ये तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग आई है। अब सेकंड कंडीशन को यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू 2 गिवन है, k1 की वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन x की वैल्यू पता है 1, तो k1 इंटू 1 यानी k1 ही आ जाएगा, प्लस अपने पास क्या है k2, और k2 हम निकाल चुके हैं 15 अपॉन y, और y क्या बोला है सवाल में 15। 15 से ये 15 भी कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से k1 कितना आ जाएगा 1, इधर चले जाएगा तो k1 की वैल्यू 1 आ गई। अब अपने पास k1 k2 आ गया, तो अब हम फंक्शन को निकाल सकते हैं। हमसे बोला गया था कि x बराबर 5 और y बराबर 3 पर हमें फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल थे k1 k2 तो आ ही चुके हैं। तो इस वाले इक्वेशन को वापस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फंक्शन f हमें निकालना है, k1 की वैल्यू अपने पास 1 है, इंटू x, x कितना है 5, प्लस k2 की वैल्यू है 15 इंटू y, सॉरी 15 बटे y, और y कितना है अपने पास 3, तो ये 5 टाइम, तो फंक्शन कितना आ जाएगा 5 और 5 10, तो 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोले गया 7200 रुपये हैं, वो 8928 हो जाते हैं, साधारण ब्याज की रेट है वो 8% पर एनम है। तो टाइम पूछा है, 7200 से 8900 हो गया। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो कितना अमाउंट बढ़ा है ये 1728 रुपये। कितना बढ़ा है 1728 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, यानी जब इसका आप 8% निकालते हो एक साल का तो कितना आता 72 गुणा 8, यानी ये हो जाएगा 72 गुणा 8 कितना हो जाएगा 70 का 8 गुणा 560 और 8 का डबल 16 और, यानी ये 576 आ जाएगा एक साल का। और ये कितना है अगर 576 का आप देख पा रहे हो 1700 है, यानी 3 गुना ही करना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाना इतना, क्योंकि देखो 500 550 समथिंग है, मल्टीप्लाई करेंगे सारे जो ऑप्शन है अपने पास वो 1 2 3 4 करके है, तो 5 का 3 गुना कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, tan a की वैल्यू ये है तो cos a निकालना है। tan होता है लंब बटे आधार, cos होता है आधार बटे करण। tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी आधार अपने पास क्या है 5, तो ऊपर तो 5 आएगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। चूंकि ऊपर 5 आया था तो या तो 5 कट जाता, एक्चुअली बड़ी वैल्यू तो नहीं आ पाती ना, तो ये 25 भी नहीं आएगा। बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बाकी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाइपोटेनस हमें और चाहिए, करण कह लो या हाइपोटेनस कह लो, वो क्या हो जाएगा बेस और आधार का, आधार और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ जाएगा √34। बट नीड नहीं थी इसको निकालने की, कहने का मतलब मेरा ये था। तो ऑप्शन से थोड़ी चीजें इजी बन जाती है। बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ मोटर बाइक ऑफ मैन्युफैक्चर क्यू टू द टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ मोटर बाइक ऑफ मैन्युफैक्चर आस एस फ्रॉम 2016 टू 22। 16 से 20 तक हमें रेशियो लेना है क्यू का। देखो क्यू वाले ये है, इसका रेशियो लेना है एस से, तो इन दोनों को सम करना पड़ेगा। तो 28
और या एक काम करते हैं, 31 और 29 कितने हो जाएंगे अपने पास, 60 हो गए, ठीक है। फिर है 28, 60 और 28 कितने हो जाएंगे, 68, 68 और 31, 68 और 69 और 30, यानी 109, 109 और ये कितना है 33 और है, यानी मैं कह सकता हूँ 142 आएगा, यानी 1420, ठीक है। रेशियो, किससे रेशियो लेना है, ये सेकंड वाले को ऐड कर लो, देखो 0 0 0 सब में 0 आ रहा है। देन यहाँ पे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 का 4, फिर वापस कितना आ रहा है 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, इसका रेशियो लेना है। 0 से 0 कैंसिल, अब इसको काट लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा 76 टाइम और 2 से कितना कट जाएगा 214 है ना, यानी 107 टाइम, और तो आगे कट नहीं पा रहा है और ऑप्शन भी हमें नजर आ रहा है। सेम क्वेश्चन हिंदी में था, यहाँ पे बोला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है √3 टाइम ऑफ कॉस थीटा, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। देखो सिंपली अगर मैं पूरे इक्वेशन को दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो होगा क्या, यहाँ पे साइन बटे कॉस आएगा जो कि क्या बन जाएगा tan थीटा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ tan थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, इधर भी कॉस से कॉस कट जाएगा तो √3 बचेगा, इसीलिए मैंने इसको कॉस थीटा से डिवाइड किया जिससे कि सिर्फ एक ही फंक्शन बच जाए। 1 को भी इधर ले जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ जो tan थीटा है वो √3 - 1 आ गया। हमें चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा का जस्ट रिवर्स, यानी ये हो जाएगा 1/√3 - 1। रेशियलाइजेशन कर देते हैं, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से भाग, तो ये आ जाएगा नीचे 2 और ये आ जाएगा √3 + 1, क्योंकि नीचे a + b और a - b लग जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बोला गया है इसको सॉल्व करना है, देखो माइनस का 7/6 है, प्लस यहाँ पे क्या है 4/9 डिवाइड में है 5/3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/5 से और फिर मल्टीप्लाई में है 1/16। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 4 से ये 4 टाइम कट जाएगा और तो कुछ बचा नहीं, माइनस का 7/6 प्लस यहाँ पे क्या बचा है 1 और इधर है 3 × 5 = 15 और 15 × 4 = 60, एलसीएम ले लेंगे 60, 6 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम तो -70 और ये 60 से 60 1 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी माइनस का 69/60 आ गया जो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -23/20। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट सवाल है, एक सर्कुलर आर्क है जो 15 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पर। इस तरीके से मान लो ये कोई आर्क है जो सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 15 डिग्री का। बोल रहे रेडियस है सर्कल की वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर बताना है जो सेक्टर बन रहा है उसका। आपको पता है इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अगर इसकी मैं लंबाई l मान लूँ इस यहाँ पे इस लेंथ ऑफ आर्क की, तो जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा l + रेडियस r और r यानी 2r। हमें r तो पता है यानी 14 दूनी 28 तो पता है, लेकिन यहाँ पे l चाहिए होगा लेंथ ऑफ आर्क। आपको पता है अगर पूरा सर्कल का जो लेंथ ऑफ आर्क 2πr होता है, चूंकि यहाँ पे एंगल 15 डिग्री है तो θ/360 हो जाएगा और थीटा कितना है 15, तो 15 रख देते हैं यहाँ पे, r की वैल्यू भी रख देते हैं 14। पाई के लिए सवाल में बोला है 3.14 यूज करना है तो 3.14 यूज कर लेते हैं, सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 2 से ये 180 टाइम चले जाएगा, ठीक है, और 15 बार 180 होते हैं, याद होना चाहिए आपको। अब कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, 2 से काट लेते हैं पहले इसको, 2 से ये 7 टाइम और 2 से ये 6 टाइम, 3 और 1 4 3 7। अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूँ 7 चौके 28, 3 असील, फिर 7 एकम 7 और 3 10, 1 असील, 7 21 और 1 22, यानी आ गया 22.08 और इसको डिवाइड करना है 6 से, तो ये आएगा 36 18। देखो एक चीज देखो, आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग, और मुझे पता है 3 पॉइंट समथिंग में मुझे 28 जोड़ना है तो आंसर 31 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये देखो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 31 पॉइंट समथिंग है, तो एग्जैक्ट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोला गया है कि FM बराबर दिस, इसको m-2 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपको मैंने बोला है कि बताया था कि जब भी आप डिवाइड जिससे कर रहे हो ना उससे रिमाइंडर पूछ रहे हैं तो सिंपली इसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये m की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, प्लस 5 × 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस 3 दूनी 6 और प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है 80 और ये है 32, यानी 8 3 11 112 और माइनस का 6 और प्लस का 7 है तो प्लस का 1 और आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ जो आंसर है वो आ जाएगा 113, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, एक डिब्बे में Y पीले कंचे और B नीले, एक तो अपने पास क्या है येलो एंड दूसरे क्या है ब्लू मार्बल है। जो येलो है वो Y है और जो ब्लू है वो B है। 18% येलो मार्बल को
येलो मार्बल का 18% यानी 18/100, यदि इसको थोड़ा मैं सॉल्व करूंगा तो 9/50 लिख सकता हूँ, यानी आ जाएगा 9/50। इनको ब्लू मार्बल के 24% के साथ 24/100 को अगर आप 4 से काटोगे तो 6/25 आ जाएगा, यानी ब्लू मार्बल बी हो गया उसका 6/25। इनको मिलाया जाता है तो इनका जो सम आता है, सवाल में बोला गया 30 आता है। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। पीले कंचों की संख्या यानी येलो कंचों की संख्या जो y है, इसका 3 टाइम ये बराबर है नीले कंचों की संख्या के डबल, यानी नीले कंचे b थे उसके डबल, डबल से भी क्या है 200 ज्यादा है, यानी मैं कह सकता हूँ 3y - 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। तो ये y, ये क्या है y², हमसे पूछ रहा है y² टू b², यानी हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए y²/b²। इसको सॉल्व करना है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कोई भी एक मुझे वेरिएबल सेम बनाना पड़ेगा, फिर एक काम करते हैं, जो पहली वाली इक्वेशन है ना इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। 50 एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो 50 एलसीएम ले लूंगा तो ये 9y हो जाएगा। यहाँ पे 50 एलसीएम लिया तो 25 से 2 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 12b, और ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1500। ये इक्वेशन हो गई 1, ये हो गई 2। यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 12b है, तो मैं कह सकता हूँ अगर इस इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 12b और प्लस का 12b हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूँ, जिससे b से b कट जाएगा, यहाँ पे 9y बचेगा और इधर 6 से मल्टीप्लाई करने पर 18y, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27y इक्वल टू, यहाँ पे हो गया ये 1500 प्लस 2 6 की 12, 1200, तो ये आ जाएगा 2700। 27y बराबर 2700 है, तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू 100 आ गई। अगर y की वैल्यू 100 आ गई तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। y की वैल्यू 100 रखूंगा तो ये हो जाएगा 900, 1500 - 900 600, 600/12, 12 पंजे 60, यानी मैं कह सकता हूँ b की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई। मुझे चाहिए y² यानी 100 × 100, इसका डिवाइड चाहिए b² यानी 50 × 50, तो कितना आ जाएगा ये 50 50, इससे 2 टाइम कट जाएगा, यानी जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 4:1, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया कि एक त्रिभुज है जिसका पेरीमीटर 52 यूनिट है, तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई खाली जगह इकाई से, बेसिकली क्या बोला गया अपने पास, देखो मैं आपको डायरेक्ट बताने से बढ़िया है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बता देता हूँ। एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 52 है, तो इसकी जो सारी साइड है उनकी लेंथ किससे बड़ी या छोटी होगी ये हमें बताना है। वैसे अगर डायरेक्ट याद रखना है तो ये रख सकते हो, जो भी पेरीमीटर है तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालो, यानी किसी भी भुजा की जो लेंथ हो गई वो इसके सेमी पेरीमीटर यानी s/2 से क्या होगी छोटी होगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं समझना है तो ये समझ सकते हो। मान लो एक कोई ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड ABC है, तो आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें कोई भी 2 साइड का सम बराबर होता है 3 साइड से। सवाल में बोला गया है अगर पेरीमीटर 52 है यानी a + b + c की वैल्यू 52 है कि नहीं, a + b + c अपने पास क्या है 52 है। अगर मैं यहाँ a + b की जगह ग्रेटर देन c रख दूं, कौन सी इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में कर दूं, तो ये आएगा ग्रेटर देन c, उसमें एक और c जुड़ रहा है, ये बराबर हो गया 52, यानी मैं कह सकता हूँ ग्रेटर देन 2c बराबर 52 है, तो कह सकता हूँ ग्रेटर देन c बराबर 26 होगा, 2 से डिवाइड हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन c 26 के बराबर है, अगर मुझे c चाहिए होगा तो c क्या हो जाएगा लेस देन 26 हो जाएगा। बाकी मतलब इक्वल को आप ग्रेटर या लेस में बदलोगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा लेस, यानी c की वैल्यू लेस देन 26 होना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक साइड की बात है, बेसिकली ये हर एक साइड के लिए इक्वल होगा, यानी फॉर a b एंड c, तीनों साइड जो तीनों साइड है वो लेस देन 26 होंगे। ठीक है, इतना याद रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। What was the percentage increase in the number of students in 2019 over 2018? 18 से 19 में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है? 18 में है 140, 19 में है 180। अगर रेशियो लूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 14 और 2 9 18, 7 से कोई चीज 9 हो गई तो 2 बढ़ी कितने पर 7 पर, 1/7 14.28% होता है, 2/7 28.56% होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 28.57% लिख सकते हैं। बोला इस सेम क्वेश्चन हिंदी में था। बोला गया कि 2 पाइप हैं जो किसी टैंक को 12 और 18 घंटे में फिल कर सकते हैं। कोई भी मान लो A और B 2 पाइप मान लो ये 12 आवर में फिल करता है या 18 आवर में फिल करता है, जबकि थर्ड पाइप 8 आवर में इम्प्टी करता है। खाली करने वाला पाइप तो 8 घंटे में खाली करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा सबका, 12 और 18 का तो कितना आ जाएगा 36, लेकिन 8 और है तो 72 ले लेते हैं, 12 6 की 72, ठीक है, 18 चौके 72 और 8 9 72,
बोला गया है कि टोटल कितना टाइम लगेगा एम्प्टी टैंक को भरने में अगर तीनों पाइपों को हम एक साथ खोल रहे हैं। 72 यूनिट भरना है, 6 और 4 10 यूनिट भरेंगे और 9 खाली होगा, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट भरा जाएगा। तो 72 यूनिट को भरने में 72 आवर लगेंगे। तो ये लास्ट सवाल था अपना इस शिफ्ट का। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी सॉल्व पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है, यूट्यूब पर ही दिख जाएगा। ज्वाइन का एक अलग से यहाँ पे ऑप्शन होगा जिसमें सॉल्व पीडीएफ वगैरह ये सब चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ दिखेगा, क्या उसके बेनिफिट हैं क्या नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।